आज हम सभी रोगों की योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जिसको आजकल नेचुरोपैथ एक बहुत बड़ा शब्द उसके लिए प्रयोग होने लग गया है, और नाड़ी चिकित्सा जिसके लिए एक्यूप्रेशर शब्द का प्रयोग होने लगा है। इन चार बातों को ध्यान में रख करके और एक एक बीमारी के बारे में आपको संकेत करेंगे। कुछ छूट जाएगा तो आप पूछेंगे तो उसको उत्तर दे दिया जाएगा। एक पुस्तक है औषध दर्शन, और ये जो पुस्तक है इसमें पिछले 20 वर्षों में हमने चिकित्सा के ऊपर जितने भी प्रयोग किए वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसके अंदर लिखी हुई है। हमारा प्रयास तो ये रहता है कि कोई भी रोगी ना हो। दुनिया में कोई ऐसी पैथी नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसके माध्यम से ये काम किया जा सके कि किसी को कोई रोग ही ना हो। योग इस मामले में 99% मदद करता है। 99 में इसलिए बोल रहा हूं, कई बार कोई पीछे के कर्माशय का वेग इतना सबल होता है कि भोगना ही पड़ता है। या कई बार किसी चीज का रिएक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि शरीर उसको सह नहीं पाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें यदि औषधि का भी सहारा लेना पड़े तो लिया जा सकता है, अन्यथा 99% हम योग के द्वारा अपने रोगों का संपूर्ण समाधान कर सकते हैं। अब रोग कितने तरह के होते हैं? इसमें एक ये पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। इसमें पूरी विवेचना की गई है कि रोग कैसे कैसे होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में इसकी पूरी विवेचना की गई है। मैं आपको आरोग्य के बारे में, हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, या यूं कहूं कि मेडिकल साइंस के बेसिक नॉलेज के बारे में बात कहूं, तो उसके लिए आपके पास ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पुस्तक जरूर होनी चाहिए। कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों का हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आजकल आम लोगों को तो हेल्थ के बारे में नॉलेज, अवेयरनेस, एजुकेशन वो लगभग 0.1% है। अभी थोड़ा बहुत लोग जानने लगे हैं, नहीं तो हम चीज़ें खा रहे हैं। खाने की ज़्यादातर चीज़ों में आपको ट्रांस फैट मिलेगा। कोई भी चीज़ को जब हम तल करके बनाते हैं उस समय ये विशेष रूप से पैदा होता है। हम घर में भी यदि पूरी बनाएंगे तो ट्रांस फैट पैदा होगा। एक तो होता है फैट, एक होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा डेंजर होता है, जो हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत, और कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करने के लिए बहुत बड़ा कारण है। और हम क्या करते हैं, एक बार पूरी तल ली, फिर उसमें दोबारा तल ली, फिर तीसरी बार भी तल ली, और तेल में तेल डालते गए, वो ट्रांस फैट और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता चला जाता है। पूरी तल ली, फिर तेल वापस भर के रख दिया,
उसी बोतल में, फिर दोबारा उसका जो बचा फिर दोबारा भर के रख दिया, और उसमें पूड़ी तलते रहे और ट्रांसफैट बढ़ाते रहे, मल्टीप्लाई करके भीतर डालते रहे। फिर कहेंगे बाबा जी इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि तली हुई चीजें या तो बंद कर दो, या खानी भी है पूड़ी तो जितना उतना ही तेल डालो जितने में पूड़ी तली जाए, जो बाकी बच जाए उससे फिर दोबारा मत तलो, उसका छोंक आदि में प्रयोग करके खत्म करो उसको। अब ट्रांसफैट ऐसे मल्टीप्लाई होता है। पराठे खाते हैं हम, अब देखो आप घी खा सकते हो 2-3 चम्मच, और पराठे में 1 चम्मच भी जो डाला जाता है ना, जो ऊपर नीचे जो धुआं उठाने के लिए डालते हैं हम लोग कि थोड़ा ऊपर लगाया थोड़ा नीचे लगाया, फिर तवे पे डाला, फिर धुआं उठता है, तो धुआं तो भैया अपना भी उठेगा फिर। तो जिसमें ये जितना भी फैट को ना ऐसे तलते हैं ना, फिर उसमें ट्रांसफैट पैदा हो जाता है, वही फैट ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सामान्य सी बात है। फिर अब देखो ना, एजुकेशन का लेवल देखिए आप, अनपढ़ लोगों से लेकर के पढ़े लिखे डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, सारे कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप ये पी रहे। अरे भाई ये देख तो नहीं इसमें है क्या, जहर पी रहे। चलो ये कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी वाला जहर तो थोड़ा स्लो पॉइजन है। हर एक तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि तंबाकू खाने से पहले तो लिखते थे कैंसर हो सकता है, और छोटे छोटे अक्षरों में लिखते थे। अब उस पर बिच्छू जैसा बना दिया हो जो कैंसर को इंडिकेट करे, उसके ऊपर खूब बड़ा सा बना के, और फिर उस पर लिखते हो सकता है नहीं, उस पर लिखते तंबाकू खाने से कैंसर होता है, डेफिनेटली होता है, ऐसा लिख दिया उसके ऊपर। फिर भी अरे ये तो लिखने में ऐसे ही लिखते रहते हैं, मेरा बापू खाता था, मेरा दादा खाता था, किसी को कैंसर थोड़ी हुआ है, ये तो ऐसे ही कानून बना रखा है। और जब खुद को हो जाता है ना, होने के बाद मैंने देखा, होने के बाद फिर उसको हमने ठीक कर दिया कैंसर, फिर दोबारा खाना शुरू कर दिया। और एक को मैंने कहा भाई ये तंबाकू खाना छोड़ दे। मैंने कहा मरेगा? और बाबा जब मरना तो है, अब खा पी के मरने दो। अब बताओ ये बहादुरी का आदमी की ना आदत खराब हो जाती है। अच्छा जितनी भी खराब चीजें है ना, ये एक बार आदत पड़ जाए ना फिर छूटती नहीं है। हम व्यायाम की आदत डालते हैं, जल्दी उठने की आदत डालते हैं, हम प्यार मोहब्बत की आदत डालते हैं, एक दूसरे से प्यार से बात करो, खुश रहो, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी आदतें डालते हैं हम। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, मेहनत करो, और जो है ऐसे हमेशा दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, किसी की वाणी से भी हिंसा मत करो। अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं लोग, अभ्यास भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये हमारे वाला अभ्यास फिर छोड़ देते हैं। हमने 7 दिन आपको यहां उठाया अभी, ठीक है, घर जाते फिर देर से उठना शुरू कर देते। हमने अच्छी आदत डाली फिर बुरी आदत शुरू। और एक बार किसी को दारू पिला दो फिर तो रोज पीवेगा, एक बार किसी को तंबाकू खिला दो रोज खाएगा, एक बार किसी का चरित्र गिर गया फिर वो पता नहीं और कहां कहां गिरेगा, संभल नहीं सकता। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पानी ना नीचाई की तरफ जाता है, उसको खड़ी भाषा में ढलान बोलते हैं। पानी ढलान की तरफ अपने आप ही चला जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। वो बोलते दड़ा छंट एकदम फटाफट ऐसा गेड़ बनेगा, ऐसा प्रवाह बनेगा, बस भाग्या जाएगा पानी, रोका नहीं रुकता। नीचाई की तरफ तो आदमी ऐसे लुढ़कता है, मतलब भाई ये गया और वो गया और मर गया। पानी पत्ता पेड़ से गिरता है नीचे की तरफ जाता है। अब पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो क्या करना पड़ता है? पावर लगानी पड़ती है, मोटर लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और टंकी खाली करनी हो बस पाइप खोल दो, थोड़ी देर में खाली मिलेगी। ये आदमी का भी स्वभाव ऐसा ही है,
गिरने में तो कुछ करना ही नहीं, बस गिरता ही जाएगा, एक के बाद दूसरा पतन पतन पतन, और उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें चीज़ों को समझना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या है, बुरी चीज़ें ना शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं, कोई भी चीज़। इन बुरी चीज़ों की एक सबसे बड़ी विशेषता है, ये शुरू में अच्छी लगे, पता नहीं क्या चक्कर है। भगवान ने क्या परीक्षा ली है आदमी की कि बुरी चीज़ें शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं और फिर बाद में आदमी इनके चक्रव्यूह में फंस जाता है। और अच्छी चीज़ें ना शुरू में करने में यूँ लगा है कि ये तो कुछ ठीक सा नहीं, जमा नहीं। जैसे आप लोगों को वही सब्जी जब उबाल के खिला दो ना, नाक से चढ़ाता आदमी है। वही सारी चीजें जो आप घर में खाते हो, लेकिन उनको थोड़ा सादा कर दिया, उनकी ड्रेसिंग नहीं कर रखी है। आदमी ना ये नकली चीजें में ज्यादा भरोसा करता है। अब आदमी तो आदमी ऊपर से घनी लीपापोती कर करा के और फिर यूँ कहता हाँ अब मजा आया। भैया ये सब जगह यही चल रहा है। तो ये पुस्तक जरूर पढ़ना, इसमें आपको और बच्चों को भी ये घर में रखा करो। बच्चे पढ़ेंगे तो उनको चीज़ों की समझ में आएगी, चाहे हमारे शरीर की रचना क्या है, इसमें वात पित्त काफी दोष क्या है, फिर सप्त धातु क्या है, और 8वीं अष्ट धातु ओज, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज, फिर 8 रज शुक्र जो है ना, बस इतना ही डिफरेंस होता है लेडीज़ और जेंट्स में, उनको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है। बाकी थोड़ी सी शारीरिक रचना में फ़र्क होता है, बाकी टोटल जो है पूरा स्ट्रक्चर लगभग एक ही जैसा होता है। कुछ अंग प्रत्यंगों में हार्मोनल उस चेंज के कारण से कुछ थोड़ा सा चेंज आता है। तो 8वीं धातु ओज, तो अष्ट धातु ये क्या है, फिर उपधातु क्या है, फिर ऐसे पूरा एक जो है शरीर कैसे चलता है। एक तो मॉडर्न मेडिकल साइंस वाला सिस्टम है, वो मतलब एक एक ऑर्गन का काम आदि बताते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो बेसिक जो सिस्टम है बॉडी का, किस तरह से जो है हमारे शरीर की पूरी प्रकृति है उसके बारे में। फिर जो है हमारे शरीर में 8 चक्र क्या हैं, फिर ऋतुचर्या दिनचर्या क्या है, इसका बोध होना चाहिए अपने को। ऋतुचर्या दिनचर्या ये चीज़ें भूल ही गए हम लगभग। फिर जो है रोगों का वर्गीकरण, किस तरह से रोग और फिर उनकी चिकित्सा, तो ये पुस्तक थोड़ा पढ़ लेना। अब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, सामान्य बात जो सबको समझ में भी आती है। रोगों के बड़े कारण क्या हैं तो अपना ही ढूंढ लो। तो एक तो बड़ा कारण है जेनेटिक रोग। आप कितने भले आदमी हो, आपको भी कोई भी रोग हो सकता है। कब? यदि वो रोग आपके माता पिता को या आपके खानदान में है तब। आप में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपकी दिनचर्या, आपकी आहारचर्या, आपका आचरण, आपका आहार विचार स्वभाव वाणी व्यवहार सब कुछ ठीक है, लेकिन माता पिता को ब्लड प्रेशर था। जैसे उपमा बता रही थी कि सारे भाइयों को सारे बहनों को ब्लड प्रेशर है, बस मैं योग करती हूँ तो एक बची हुई हूँ। और मैंने तो ऐसे सैकड़ों लोगों से उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया कि बाबा जी परिवार में सबकी मौत हो चुकी है बीपी के कारण से। किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी को हार्ट फेलियर, किसी को किडनी फेलियर। मैं अकेली बची हूँ, खाली योग करती हूँ इसलिए बच गई। नहीं तो इतना तेज अटैक आता है परिवार में, कोई हार्ट फेल होके, कोई ब्रेन फेल होकर के, कोई किडनी आदि, पूरा शरीर ऐसे बस एकदम ढह जाता है। कोई इलाज करते मौका ही नहीं लगता। तो खैर योग वाली बात तो बड़ी है, लेकिन बीमारियों का एक बड़ा कारण है जेनेटिक बीमारियां, और इसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत शोध हो रहा है। जेनेटिक बीमारियों के लिए कोई दवाई तो है ही नहीं, जो भी दवाइयां वो सब नॉर्मल हैं कि भाई। और वो दवाइयां क्या हैं? देखो एलोपैथी की दवा क्या है, किसी भी दवा का असर कितनी देर होता है? दवा का असर एलोपैथी का
4 से 8 घंटा, ये मैक्सिमम दवाओं के बारे में यही है। ब्लड प्रेशर की दवाई लो, कितनी देर असर करती है? 8 घंटा, बाद में दोबारा बढ़ जाएगा। शुगर की दवाई लो 4 से 8 घंटा, फिर बढ़ जाएगा। और दवाई खाने के बाद स्ट्रेस ले लो थोड़ा सा, तो फिर तो तुरंत ही बढ़ जाएगा। मैंने इसलिए मैक्सिमम बोला उनकी कैपेसिटी। ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थायराइड की दवाई का कितनी देर असर होता है? वही 4 से 8 घंटा फिक्स है। मैक्सिमम कुछ दवाइयां ऐसी बनाई गई हैं जिनका जो है मतलब 24 घंटा असर रहता है मैक्सिमम। फिर वो ऊपर की तरफ फिर जाने लगती है चीजें। जैसे T3 T4 TSH नहीं लोगे फिर बढ़ने शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं लोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। बीपी की दवाई नहीं लोगे तो बीपी तो तुरंत ये तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुगर तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। एसिडिटी तुरंत बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब कोई भी दवाई खा लो, यही तो दवाई खाते हैं अक्सर हम। नींद की गोली खाते हैं, कितनी देर असर करती है? 4 घंटा। बहुत हैवी डोज ले लो तो 6 घंटा, और ज्यादा हैवी डोज ले लो तो 8 घंटा, और ज्यादा हैवी डोज ले लो तो फिर तो उठ ही नहीं पाओगे। राम नाम सत्य है। क्यों? इससे ज्यादा असर कर दिया तो वो ब्रेन पर, हार्ट पर, लीवर पर, किडनी पर खराब असर डालेगी। तो ये भाई ये इलाज है या ये इलाज के नाम पर धोखा है? और आदमी बड़े हो रहे पढ़े लिखे लोग कि जी तो अंग्रेजी दवाई तुरंत असर करती है। भाई कौन सी बीमारी में करती है एक तो बता दे। ये तो खाली चीजों को अप एंड डाउन को थोड़ा बैलेंस किया है, ठीक कुछ नहीं हुआ है। तो दवाई के साइड इफेक्ट, बीमारी और बीमारी के साइड इफेक्ट, उसको बोलते कॉम्प्लिकेशन, ये रहते हैं। शुगर की दवा खाते खाते किडनियां खराब हो जाती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, हार्ट फेल होता है, न्यूरोपैथी होती है, नर्वस सिस्टम अंदर से खोखला हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है। तो शुगर की दवाई और इंसुलिन खा रहे हो भाई, तो साइड इफेक्ट रोक के दिखाओ ना। चलो भाई तुम क्योर नहीं कर सकते, कम से कम उसके साइड इफेक्ट तो रोक दो। बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस तो रोक दो, दवाई के तो साइड इफेक्ट मत होने दो। देखो भाई कोई भी चीज है ना, शरीर कोई भी एंटीबॉडी को तो एक्सेप्ट करता ही नहीं है। शरीर में एंटीबॉडी कुछ भी डाल दोगे ना, एकदम रिएक्शन का होगा, शरीर उसको बाहर फेंकता है एकदम से। हर एक जगह सेंसर लगे हैं, ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, पेट में, गले में, मुंह में, सब जगह सेंसर लगे हुए। वो एंटीबॉडीज को तो एक्सेप्ट करते नहीं, एकदम बाहर फेंकते हैं। बीमार शरीर में अंदर रोग भी पैदा हो जाता है ना, तुम दवाइयां तो बाद में करते हो। देखो 99% तो चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं। तुम्हें जो खबर है और जो तुम जो करते हो ना, वो तो 1% में है। 1 से 5% तुम्हारे बस में है, बाकी तो 95 से लेके 99% ऑटोमेटिक चल रहा है सारा काम। एक होता है वॉलेंट्री सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक सिस्टम। तो आप लोगों में से किसी को भी पता है ब्रेन पूरा कैसे काम करता है? तुम्हें क्या पता? साइंटिस्ट को भी नहीं पता पूरा ब्रेन कैसे काम करता है, ये मन कैसे काम करता है, ये आंखें कैसे देखती हैं, इधर की चीज इधर कैसे दिखती है, तुम खड़े हो उल्टे दिखते हो सीधे कैसे, ये फिर ये देखता कौन है? ये आंखें देखती हैं, आंखें तो खाली ग्लास है, ये देखता कौन है? हाँ? अब इसमें तो डॉक्टर भी चक्कर में खा रहे कि ये देखता कौन है, ये सुनता कौन है? भाई ये तो खाली जो है एक ग्लास लगा हुआ है, इसके पीछे देखता कौन है, सुनता कौन है? तो इसमें तो पूरी दुनिया ही चक्कर में पड़ी हुई है कि ये बुद्धि से दिखता है कि आत्मा से दिखता है, ये बुद्धि क्या है, ये आत्मा क्या है, अभी तक किसी को पता ही नहीं लगा है। क्योंकि ये सारे अदृश्य चीजें हैं, ये विजिबल चीजें नहीं है। मन भी आत्मा भी, यहां तो बड़े बड़े विद्वानों में कंफ्यूजन। खैर देखने वाला, करने वाला, भोगने वाला आत्मा ही होता है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, ये तो एक छोटी सी बात है। उसके बाद मुंह में सलाइवा कैसे बनता है, नाक से सूंघते कैसे हो? सूंघने वाली चीज आगे है नाक में, पीछे है कि बीच में है, ये कहां से सूंघते हैं? कान में सुनते कहां से हैं? अब
कुछ चीजों की तो खोज कर ली गई, लेकिन उसमें बहुत कुछ अभी तो अज्ञात है। लीवर किडनी कैसे काम करते हैं, हार्ट कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, खोज तो बहुत की है। जैसे मनुष्य ने क्या किया, एक क्लोन लिया और उसी से आदमी बना दिया। स्पर्म ओवम से तो आदमी बनता ही था, तो स्पर्म ओवम से आगे गए, बोले भाई हमें स्पर्म ओवम की जरूरत है, हम तो क्लोनिंग करेंगे, तो क्लोन कर दिया। जैसे आजकल पेड़ पौधों में भी रिसर्च चल रहा है, उसमें भी क्या करते हैं, एक पत्ते में से क्या ले लेते हो, टिश्यू कल्चर में। जैसे टिश्यू कल्चर में, पेड़ पौधों में टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, एक कोई छोटा सा पत्ता ले लिया और उसी से पेड़ बना देते हैं। एक छोटा सा कुछ भी ले लिया, उसी से कर देते काम। तो एक पौधे से हजारों बना देते हैं। तो एक आदमी से तो हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों बना सकते हैं। तो स्पर्म ओवम से तो बनते थे, फिर इन्होंने क्लोन से शुरू किया। फिर एक और ढूंढा, स्टेम सेल। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये स्टेम सेल थेरापी चली आजकल। मैं आप अभी कुछ काम ना मुझे जो करने बाकी है, मैं देखो 4-5 बड़े काम बताता हूं जो मुझे साइंटिफिकली अभी प्रूव करना है। प्रैक्टिकली तो कर दिया है, साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेशन करना है खाली। मैं कहता हूं प्राणायाम करने से हमारे भीतर एक्स्ट्रा स्टेम सेल पैदा हो जाते हैं और वो डीजनरेटिव सेल को रीजनरेट करते हैं, लेकिन इसको मुझे अभी प्रूव करना है। जैसे पैरालिसिस वालों को आजकल स्टेम सेल थेरापी देते हैं, जिससे कि उनका डीजनरेट हो गया ना, जो भी नर्वस सिस्टम कोई पार्ट, वोकल कॉर्ड है तो आधा वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया। इसका मतलब वहाँ के सेल, वहाँ के टिश्यू वो फ्यूज हो गए, अब उसको रीजनरेट करना है। तो बोले स्टेम सेल है ना, वही फिर रीजनरेट चीज़ों को करते हैं। तो बॉडी की कैपेसिटी उससे ज़्यादा उसमें ऑटोमेटिक तरीके से, मैंने बिना किसी प्रयत्न के, वो उससे ज़्यादा एक्टिव नहीं होते स्टेम सेल। प्राणायाम करने से एक्स्ट्रा स्टेम सेल जनरेट हो जाते हैं और वो डीजनरेटिव सेल्स को रीजनरेट करते हैं। जो मैं बोलता हूँ 3 सिद्धांत बताता हूँ, डीजनरेटिव सेल्स को हम रीजनरेट कर देते हैं, तो वो ये स्टेम सेल काम करता है। तो खैर, अब स्टेम सेल से आदमी बनाने लगे, एक आदमी से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आदमी बना सकते हैं। अब उनको करोड़ों रामदेव बनाने हो तो बना सकते हैं, हजारों बना सकते हैं, लाखों बना सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा एक नहीं बनेगा, मैं गारंटी देता हूं। इसका मतलब जो है, तुम फिजिकल ट्रांसफर कर सकते हो चीजों को, उसमें आत्मा तो नहीं है ना, वो कहां से लाओगे। अब मेरी आत्मा मेरे साथ रहेगी, मेरी आत्मा उसमें नहीं जाएगी। बच्चे में भी तुम्हारे शरीर का फिजिकल पार्ट जाता है, आत्मा उसकी नहीं आती है कि मां बाप की दोनों की आत्मा मिलके एक आत्मा भी होगी। आत्मा नहीं आती है। यह आत्मा की सिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक बहुत बड़े डिस्कशन के मुद्दे हैं ये, कि आत्मा होता है कि नहीं होता। तो कुछ लोग कहते हैं बस शरीर, इंद्रियां और बुद्धि, बस ये 3 ही तत्व हैं, चौथी चीज नहीं है आत्मा, और फिर परमात्मा तो है ही नहीं। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने तो इसके ऊपर बहुत बहसें की साइंटिफिकली, ऐसे नहीं कि जो है यदि केवल इसी से होता है तो मेरे जैसा उसमें दिमाग पैदा करो, मेरे जैसी मेहनत उसमें पैदा करो, मेरे जैसा स्वभाव पैदा करो, मेरी जैसी उसमें वाणी लेकर के आओ, और जैसे मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं और अभी भी लड़ रहा हूं और आगे लड़ने वाला हूं, वैसे उसको तैयार कर दो तो धरती तो स्वर्ग बन जाएगी। शादी करके भी वैसा नहीं पैदा कर सकते, स्पर्म से भी, चाहे वो क्लोन से ले लो, चाहे स्टेम सेल से ले लो। दुनिया में कोई साइंस ऐसा नहीं बनी आज तक जो उसका प्रतिरूप बन जाए, हूबहू वो बन जाए। फिजिकली तो तुम बना सकते हो, लेकिन उसमें वो आत्मा कहां से लाओगे, वो संस्कार कहां से लाओगे। आत्मा का अपना एक सामर्थ्य है बहुत बड़ा, अनादिकाल का कर्माशय, संस्कार, वासनाएं उसके साथ जुड़ी होती है। और
अभी तो मैं व्याधियां ठीक कर रहा हूं ज्यादातर लोगों की। अब मैं थोड़ा समाधि की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। एक योग में यह पद्धति है कि आप इस अनादिकाल से चले आ रहे वासनाओं को, संस्कारों को और कर्माशय को क्षीण कर दे और इन सब से मुक्त हो जाएं। माने एक क्षण के लिए भी आप दुखी ना हो। आप में से कोई दुखी तो नहीं होना चाहता ना, लेकिन फिर भी दुखी होते रहते, समझ जानबूझ करके भी दुखी होते रहते, चीजों को समझते हो और फिर भी दुखी होते रहते हो। खैर, अब मैं बात ये कर रहा था, ये तो हमारे शरीर की तो इतनी, मैं यदि इसके बारे में बात करूंगा तो शरीर, फिर इसमें एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, उनके द्वारा बना हुआ पूरा सिस्टम, फिर कैसे वो वर्क करता है, इतना रहस्यपूर्ण रोमांचक है ये तो, जो है ना, मतलब इसमें और उत्सुकता बढ़ती जाती है। फिर ये कैसे क्या हो रहा है, इससे आगे फिर इंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियाँ, फिर उसके आगे मन, फिर आत्मा की शक्ति है, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बड़ी रहस्यपूर्ण रोमांचक है। और इससे एक जो दिख रही है दुनिया, इसके आगे की नई दुनिया है, सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा है। खैर, तो बीमारियों के बारे में मैं बात कर रहा था। एक तो बीमारियां होती हैं जेनेटिक बीमारियों का भी मैंने जो अभी तक किया वो आपको बता रहा हूँ। जेनेटिक बीपी ठीक हो जाता है, जेनेटिक शुगर ठीक हो जाता है, जेनेटिक थायराइड ठीक हो जाता है, जेनेटिक कैंसर तक ठीक हो जाता है। माने लगभग अभी जैसे कुछ बीमारियों का तो हम पूरा क्योर नहीं कर सके हैं अभी, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसका पूरा क्योर नहीं कर सकते, ये भी जेनेटिक होती है। अभी जैसे हेपेटाइटिस, ये भी जेनेटिक होता है, उसको ठीक कर देते हैं हम, ये मां से होता है, जिसमें ब्लड का संपर्क होता है ना। तो ये देखो, कुछ बीमारियां स्पर्म ओवम से आती हैं, कुछ बीमारियां जैसे ये ब्लड से आई, हेपेटाइटिस,